हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं का इतिहास का जो मैं एक सैम्पल पेपर कर रहा था उसका सेक्शन डी और ई लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम इसका सेक्शन डी और ई करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में सूत्रधारी प्रश्न दिए हुए हैं घा। ठीक है, दिए गए सूत्र को हमें पढ़ के क्या करने हैं, निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को पढ़ते हैं। सेना के लिए हाथियों को पकड़ना। अर्थशास्त्र में प्रशासनिक और सैन्य संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथियों को पकड़ने के तरीके के बारे में उसमें ये लिखा हुआ है कि हाथी वनों के संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथियों के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षक, वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों के द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। तो उनके मलमूत्र से क्या करते हैं, उनको पहचान के उनको पकड़ते हैं। यूनानी सूत्र के अनुसार मौर्य शासक के पास कुछ पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण का अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं, हम इसका आंसर देखते हैं। इसके लेखक हमारे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। तो कौटिल्य क्या हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ये जंगलों में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ ये रहा। हाथियों का पता उनके मलमूत्र और गोबर के रास्ते से लगाया जाता था। देखिए यहाँ पे लिखा था मलमूत्र को पहचानते हुए उनको पकड़ा जाता था। तो इसी मलमूत्र और गोबर को पहचान कर उनका पता लगाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य शासकों ने हाथियों को क्यों पकड़ा जाता था, हाथी को क्यों पकड़ते थे। तो पहला आप लिख सकते हैं कि मौर्य काल में हाथी सेना का अत्यंत आवश्यक अर्थात महत्वपूर्ण अंग होते थे। सेना में इनका यूज़ किया जाता था हाथियों को। थल युद्ध होते थे तो थल युद्ध में हाथियों का विजय में बहुत योगदान होता था। इस युद्ध में हाथियों के वजह से ही क्या मिलती थी, विजय मिल पाती थी। तो इसलिए ये क्या करते थे, मौर्य साम्राज्य के शासक हाथियों को पकड़ते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। दिए गए सूत्र को हमें नीचे दे रखा है, तो इसे पढ़ना है और उत्तर देने हैं। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। एक ईश्वर ये रचना कबीर की मढ़ी जाती है। हे भाई, ये बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया है, कौन है जिसने तुम्हें भ्रमित किया है कि संसार का एक नहीं बल्कि 2 स्वामी हैं। ईश्वर को कई नामों से पुकारा जाता है, ये कबीर जी बोल रहे हैं। जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। सोने की अंगूठी और चुगड़ियों का आकार दिया जा सकता है। क्या ये सब सोना ही नहीं है। भिन्नताएं तो केवल शब्दों में है। ठीक है, डिफरेंसेस शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम खुद करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों भुलावे में हैं और इनसे कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है तो दूसरा गाय को मारता है और वे पूरा जीवन विवादों में ही क्या करते हैं, गवा देते हैं। ठीक है, अब इस पैसे से ये क्वेश्चन दिया है सूत्र से, कबीर ने परम सत्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। कबीर ने परम सत्य का वर्णन करने के लिए जिन परंपराओं का सहारा लिया है वे भी आश्चर्यजनक है। इनमें इस्लाम शामिल है। उन्होंने परम सत्य का वर्णन अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के रूप में किया है। उन्होंने वैदांतिक परंपराओं से लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल किया है कि कुछ वैदांतिक परंपराओं से कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे अलख, निराकार, ब्रह्म, आत्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का दर्शन अध्यात्म की व्यापक समझ में किस प्रकार योगदान देता है? तो कबीर का दर्शन ईश्वर की एकता, सभी लोगों की समानता और व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर देकर अध्यात्म की व्यापक समझ में योगदान देता है। उनकी शिक्षाएं लोगों को स्थापित मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने कैसे मानवता के समावेशी और दयालु दृष्टिकोण की बात की है? तो इसके आंसर में आगे लिखेंगे, कबीर दास ने जातीय और धार्मिक भेदभाव को खारिज करके, जो जातीय और धार्मिक भेदभाव होते हैं उसको खत्म करके सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कही है। बढ़ावा देकर मानवता के समावेशी और दयालु दृष्टिकोण की वकालत की है कि हमें कैसी दृष्टिकोण रखनी चाहिए, दयालु दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा। और उनका मानना था कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य सेम है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। अच्छे कर्मों के माध्यम से उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा अगर वो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने दयालु दृष्टिकोण की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। हम सालों से ये सुन रहे हैं और इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। ये बात कौन बोल रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं और एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए हैं। हम इस शरारत को बढ़ाना नहीं चाहते। शरारत अब अंग्रेज़ों ने यह विचार पेश किया था कि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए ये किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं और अब हम इसे बाहर निकलेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये संविधान सभा बहस में हुआ था खंड 5 में। अब इससे पहला क्वेश्चन पूछा कि वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं, तो ये रहा, देखिए अभी आपने पढ़ा, ये रहा, वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए। तो कौन छोड़ गए हैं? अंग्रेज, यानी कि जो ब्रिटिश हैं वो अपनी विरासत पीछे छोड़ गए। तो इस कहानी में, इस लाइन में वे कौन हैं? ब्रिटिश हैं, यानी कि अंग्रेज। इसके आंसर में ब्रिटिश लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस कथन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं? तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एकजुट भारत में जितने भी लोग हैं वो एकजुट मिलकर रहें। उन्होंने अपने प्रशासन को आसान बनाने के लिए फूट डालनी शुरू की थी और राज करो की नीति लागू की और उन्होंने एक विभाजन पैदा किया, बंटवारा कर दिया, जिसने पूरे देश के लोगों के जीवन को प्रभावित करा था भारत के, और इसलिए इससे भारत निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपनी भाषण में दिए गए मुख्य संदेशों को पहचाने की, वो भाषण दे रहे थे तो वो क्या संदेश देना चाह रहे थे? वे हमें ये संदेश दे रहे थे कि वे हमारे देश के लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वे अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई विरासत को अब ना अपनाएं, जिससे आ लगा, फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है, इन सब को अब हमें अपनाना नहीं चाहिए। तो ये मुख्य संदेश वो देना चाहते थे। इसके बाद हमारा खंडड़ा आता है, यानी कि सेक्शन सेक्शन ई। इसमें आपके मानचित्र आधारित प्रश्न हैं, तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है 34.1 में, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम भी लिखने। चिन्ह बनाना है फिर के नाम लिखने।
पहला बताना है आपको कि कालीबंगन जो एक हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पर है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये रेड कलर से, ये क्या है, कालीबंगन है। ठीक है। नेक्स्ट आगरा, जो बाबर अकबर औरंगजेब के अधीन एक क्षेत्र है, तो आगरा आपका ये रहा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है सांची, जो एक बौद्ध स्थल है। तो आप सांची की लोकेशन का देखेंगे, ये आपका सांची है यहाँ पे। इसके बाद इसी के सांची की जगह एक और दिया था चॉइस में, अजंता। तब अजंता कहाँ फिल कर सकते हैं, आपका अजंता ये रहा। ठीक है। इस तरह से चारों लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी रेखा मानचित्र पर ए और बी नाम से दो जगह दे रखी है, ये ए ये रहा बी, दो स्थान अंकित किए गए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र थे और उन्हें पहचानी तथा उनके पास खींची गई रेखा पर उनका नाम भी लिखना है। जैसे ये है ए, ये क्या है, अमृतसर है, तो इस रेखा के ऊपर आप नाम लिखेंगे अमृतसर। बी कौन सा एरिया है, चंपारण, तो आप यहाँ पे चंपारण लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन थे, तो मैंने जिसके भी आंसर आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हड़प्पा काल के किन्हीं दो स्थलों का नाम लिखे। तो हड़प्पा काल के दो स्थल कौन से हैं, मोहनजोदड़ो और बनावली। दूसरा है कि अशोक साम्राज्य के अधीन किसी एक क्षेत्र का नाम बताइए, कश्मीर। ठीक है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी आंदोलन के किन्हीं दो केंद्रों को नाम लिखे जहाँ पे गांधीवादी आंदोलन हुआ था। एक चंपारण था और खेड़ा, ये दो क्षेत्र आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई दोनों सेक्शन करा दिए हैं और इस प्रकार से आपको मैंने एक कंप्लीट सैम्पल पेपर आज कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सी मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताए हुए हैं। और आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी है होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मिल सकें और वो उनकी प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।